नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज कंज्यूमर अड्डा में एक बार फिर से बात करेंगे आपके दिल की। जी हां, दिल। और क्या करें, अफसोस की बात है लेकिन खेल में हो रहे हैं हार्ट फेल। जी हां, ताज़ा घटनाएं कुछ इसी तरह की आई, आपको बताते हैं कि आखिर हुआ क्या है। तो एक नज़र डालते हैं। राजकोट की बात है, यानी गुजरात का राजकोट। वहाँ पर खेल में यानी क्रिकेट खेलते वक्त बैटिंग के बाद 31 साल के एक युवक की मौत हो गई। उन्होंने कुछ 19 बॉल में 30 रन बनाया, अच्छा परफॉर्म किया। अपनी टीम के साथ आउट होने के बाद बैठे थे, खुशी मना रहे थे, लेकिन बैठे बैठे ही ये हार्ट अटैक आया और उसके बाद उनकी जान नहीं बच पाई। ऐसा दूसरा वाकया घटा सूरत के अंदर इसी वीकेंड पर। 2-2.5 घंटे क्रिकेट खेलने के बाद मौत का मामला सामने आया। यह बंदा क्रिकेट खेल कर घर लौट आया, लेकिन घर आने के बाद असहज महसूस हुआ। हॉस्पिटल ले गए, वहाँ पे डिक्लेयर डेड रहे और पता चला कि हार्ट अटैक आया था। और ये दो घटनाएं तो बिल्कुल रीसेंट की है, लेकिन अगर पिछले 2-3 हफ्तों की बात करें तो ऐसी दो और घटनाएं वो भी गुजरात में घटी, और वो भी क्रिकेट के खेलने से जुड़ी हुई हैं। जहाँ कोई व्यक्ति क्रिकेट खेल रहा था और वहाँ पर या तो खेल के दौरान या घर आने के बाद उनको थोड़ा ठीक नहीं लगा और बाद में हार्ट फेल, डेथ हो गई। और ये सभी लोग 20, 22, 31, 27 यानी अच्छे खासे यंग लोग हैं। आखिर क्या है? शायद ऐसा लगता है कि क्रिकेट तो यहाँ एक जरिया बना, लेकिन इतने यंग लोगों को हार्ट अटैक का सिलसिला रुक क्यों नहीं रहा? हम ही शायद ये चौथा पांचवा शो कर रहे हैं इसके ऊपर पिछले 1.5-2 साल के अंदर, या और भी कम समय में, जब इसी तरह की घटनाएं आ रही हैं। कोई दौड़ता दौड़ता गिरा, कोई नाचता नाचता गिरा, कोई अब क्रिकेट खेलने में इस तरह का हादसा हो रहा है। आखिर ये हो क्या रहा है? क्या हमारे दिल इतने कमज़ोर हो गए कि अब वो खेल को भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे? तो आज इस पर थोड़ी चर्चा को गंभीरता के साथ आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं फोर्टिस एस्कॉट हॉस्पिटल की डायरेक्टर कार्डियोलॉजी डॉक्टर अपर्णा जायसवाल और मेदांता हॉस्पिटल के वाइस चेयरमैन कार्डियोलॉजी डॉक्टर रजनीश कपूर। आप दोनों का ही स्वागत है। डॉक्टर कपूर, आप पहले भी इस तरह के कार्यक्रम में हमारे यहाँ पर आए हैं। अफसोस की बात कि इस बार बस कारण जो है वो क्रिकेट बन गया, एक ऐसा खेल जिसमें बहुत ज़्यादा रश भी नहीं करना पड़ता। आप हॉकी खेलिए, आप फुटबॉल खेलिए, आप टेनिस खेलिए, आप बैडमिंटन खेलिए, आपको लगातार उसमें एक्शन में रहना पड़ता है। कंपैरेटिवली क्रिकेट में ऐसा नहीं है, एक बहुत उस मुकाबले आसान खेल है, या उसमें उतनी दौड़ भाग उस तरीके से नहीं होती। लेकिन बैक टू बैक ऐसी 3-4 घटनाएं जहां पर क्रिकेट खेलते खेलते लोगों की जान गई, और वो भी यंग लोग, और जिनकी कोई हिस्ट्री नहीं किसी प्रकार की कि उन्हें कोई प्रॉब्लम थी। बिल्कुल, आई थिंक ये बहुत सर, आप म्यूट पर हैं। अभी आवाज आ रहा है? जी। ओके, सो बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है ये, क्योंकि इसके पीछे हमारे जो प्लेयर्स को लें या जो भी एक्टिव एथलीट्स हैं, कोई रेगुलेशंस नहीं है। अभी जब वो ऐसे गेम्स खेलते हैं, उससे पहले उनका कोई स्क्रीनिंग टेस्ट होता है या नहीं होता है, उनका प्रॉपर कार्डियक इन्वेस्टिगेशंस होता है, कोई ऐसे रेगुलेशंस कहीं भी नहीं है। सो दैट इज द रीजन ऑल दीज एपिसोड्स आर हैपनिंग। अब बहुत ही स्ट्रेंज है, बहुत शॉकिंग है, एक यंग प्लेयर 20 से 30 साल की उम्र में पूरा एक्टिव, जिसको कोई एज सच कोई हार्ट डिजीज पहले से नहीं है, एंड सडनली एक एक्टिविटी के बाद उसकी मौत हो जाती है। सो 99.9% ये डेथ्स कार्डियक होती हैं, और इसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं जिसका स्क्रीनिंग होना, जिसका एक अच्छे से इन्वेस्टिगेशन प्रोटोकॉल फिक्स करना बहुत जरूरी है। बहुत सारी डिजीजेस हार्ट की ऐसी हैं जो जेनेटिकली कंट्रोल्ड हैं, जो फैमिलीज में चलती हैं। उनका एक अच्छे से हिस्ट्री लेना भी, उस जो जो प्लेयर है उसकी फैमिली में कुछ ऐसा घटना तो नहीं हुआ जिसमें किसी का सडन डेथ पहले हुआ हो। इन डिजीजेस को मेजरली हम कार्डियोमायोपैथी कहते हैं, जो हार्ट मसल की बीमारी है। ये हो सकता है ये प्लेयर्स उसमें स्क्रीन नहीं हुए और शायद कंसील्ड रूप में इनके अंदर ये कुछ ऐसा कार्डियोमायोपैथी का बीमारी था जिससे ये सडन डेथ्स हो सकती हैं। तो होता क्या है इन बीमारियों में, हार्ट का मसल का जो एक मोटापन है, एक थिकनेस है, वो बहुत बढ़ जाता है, और उसके चलते हार्ट के जो चैम्बर्स हैं वो बहुत एक्स्ट्रा स्ट्रेन पे आ जाते हैं, और रिदम प्रॉब्लम्स, रिदमियास हो सकते हैं, जिससे जो लाइफ थ्रेटनिंग रिदमियास हैं उसके कारण जान जा सकती है। सो एक प्रॉपर
हमें प्रोटोकॉल बनाना चाहिए सभी प्लेयर्स के लिए, सब ये एथलीट्स जो के लिए, जो जो प्लेयर्स जो थे, बहुत ये एक्टिव कोई, डांसर्स हैं जी उनके लिए। डॉक्टर रजनीश, ये कोई ऐसे, आप सुन पा रहे हैं ना मुझे, ये कोई ऐसे प्लेयर नहीं थे जो प्रोफेशनल क्रिकेट खेलते थे। ये तो रोजमर्रा में आपने कभी, कोई स्टूडेंट था जो कनाडा में पढ़ रहा था, वो अपने घर आया था, खेलने चला गया, किसी की सिस्टर की शादी थी तो वो उस दौरान ऐसे ही फन के लिए क्रिकेट खेल रहा था, कोई ऐसे ही वीकेंड पे क्रिकेट खेल लेता है। इनमें से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कोई एस्टैब्लिश प्लेयर रहा हो। सर कुछ देयर इज सम इशू विद द ऑडियो, आई एम नॉट एबल टू गेट योर ऑडियो वेल। अच्छा ठीक है, मैं आपके पास आता हूं। हाँ जी, आप सुन पाए मेरा सवाल डॉक्टर अपर्णा? जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ एंड डॉक्टर कपूर ने भी जो समझाया वो बहुत अहम बातें थी, लेकिन आपका सवाल बहुत सही है कि ये प्रोफेशनल प्लेयर्स नहीं थे। फिर क्या हुआ ऐसा कि उनकी तो स्क्रीनिंग हम कम्युनिटी में स्क्रीन नहीं करते। हम सबको ये समझना है दैट जब सडन कार्डियक डेथ होती है, मोर देन 85% ऑफ द टाइम वो सडन कार्डियक डेथ इस कारण से होती है कि हमारे हार्ट की आर्टरीज में ब्लॉकेजेस होती हैं। अब ये समझा जाता है कि हार्ट की आर्टरीज में ब्लॉकेजेस तो बुढ़ापे में ही आएंगी, इसको हमें बदलना है। हार्ट की आर्टरीज में ब्लॉकेजेस यंग एज में चालू हो जाती हैं और वो हो सकता है बहुत टाइट ब्लॉकेजेस ना हो, लेकिन जब हम अपने हार्ट के ऊपर स्ट्रेन करते हैं, हमारा हार्ट रेट बढ़ता है, कुछ ब्लॉकेजेस बनी हुई हैं और एक मीलियो होता है, वो ब्लॉकेजेस एकदम खचाखच आर्टरी को बंद कर सकती हैं। उस टाइम पर हार्ट अटैक आ सकता है। तो हमें समझना है कि जो प्लेयर्स प्रोफेशनल प्लेयर्स नहीं थे, देयर इज ए वेरी गुड चांस कि उनकी हार्ट की आर्टरीज में ब्लॉकेजेस हुई। एक दूसरा हमें ये समझना है, जैसे कि डॉक्टर कपूर भी बता रहे थे, कि कई बार हार्ट मसल मोटा हो जाता है और कम्युनिटी में ऐसे कई सारे यंग स्टूडेंट्स हैं, यंग बच्चे हैं, आप देखते हैं अक्सर फुटबॉल प्लेयर्स में। इनफैक्ट यूरो 2020 में हम सब ने देखा कि डेनमार्क के जो कैप्टन थे उनको फील्ड पे सडन कार्डियक डेथ, सडन कार्डियक अरेस्ट हुआ। थैंकफुली द सर्विसेज एकदम आए, उनको सीपीआर दिया गया और वो रिवाइव कर गए। वो स्पेसिफिक डिजीजेस हार्ट मसल की होती हैं जिनको हम कार्डियोमायोपैथीज कहते हैं, जिनके लिए अगर किसी के भी फैमिली में ऐसी कोई हिस्ट्री है जहां पे यंग इंडिविजुअल की सडन डेथ हुई हो, हम सब आप सबसे कहते हैं कि आप प्लीज अपने कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएं और उसके बारे में डिस्कस करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सडन कार्डियक डेथ इन अ यंग इंडिविजुअल इन फैमिली मेंबर नीड्स अटेंशन और उसके लिए हम उसकी जांच करवाएं। लेकिन वापस आए और ये समझें कि 85% ऑफ द टाइम जो डेथ सडन कार्डियक अरेस्ट है वो इस कारण से है क्योंकि हार्ट की आर्टरीज में ब्लॉकेज होती हैं। और आप अपनी स्क्रीन पे बार बार जो दिखा रहे हैं एग्जैक्टली वही कारण होते हैं, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर होना और ना मालूम होना, डायबिटीज होना, स्मोकिंग होना, डिसकोलेस्ट्रोलीमिया होना, ओबेसिटी होना और एक्सरसाइज ना करना। ये समझने वाली बात है कि अगर आपको ये डिजीजेस नहीं है फिर भी ये रिस्क, मिनिमल रिस्क रह सकता है। ठीक है, गॉट योर पॉइंट मैम। तो डॉक्टर रजनीश या डॉक्टर अपर्णा जो कह रही हैं कि हमको एक सोच बदलनी होगी कि जो हमको लगता था कि 40 के बाद या 50 के बाद जिस तरीके से आप जाते थे कि अपने हार्ट का चेकअप करा लें या दिखवा लें, अब वो चीज़ खिसक के क्या 20-22 पर आ गई? अब आपको जल्दी ही एक यंग एज में ही अपने हार्ट के लिए, अगर आपके यहाँ कोई नोन हिस्ट्री है तो भी, और अगर ऐसा नहीं है तो भी थोड़ा आपको माफ़ कीजिए, जैसा हम इस समय जिस तरह के इन्वायरमेंट में हैं, जिस तरह की दिनचर्या में है, जिस तरह के खान पान में है, जिस तरह के मैं कह दूँ पोल्यूशन लेवल्स में हैं, वहाँ पे आपको थोड़ा एक्स्ट्रा कॉशियस होना चाहिए और जो जांच के जो एज लिमिट से वो खिसक के थोड़े पीछे कर लेने चाहिए। एंड आपने बहुत अच्छी बात बोली है। मैं सवाल मेरा डॉक्टर रजनीश से था। अपर्णा जी, डॉक्टर रजनीश का आपको मेरी आवाज अभी भी नहीं मिल रही है? हाँ, नाउ आई कैन लिसन टू यू। जी जी, क्वाइट क्लियर, यस। तो बिल्कुल ठीक है। सो एक जो एज लिमिट हम लोग पहले माना करते थे, भी हार्ट डिजीज 50 के ऊपर या 60 के ऊपर ही मार करता है, सो दोज बैरियर्स आर ऑलरेडी ब्रोकन। उसके 2-3 रीजंस हैं, आपने खुद ही कवर किया। See, if we compare our lifestyle now versus 20 years back, there is a significant change in that. बहुत स्ट्रेस लेवल्स बढ़ गए हैं,
चाहे वो कॉम्पिटिटिवनेस देखें, चाहे वो स्पोर्ट्स का ही कॉम्पिटिटिवनेस देखें, तो जो स्ट्रेस से आजकल का युवक गुजरता है, वो पहले उतना स्ट्रेस नहीं था। पोल्यूशन लेवल्स, ये सब चीजें कहीं ना कहीं एक इकट्ठा होकर एक कारण बनती हैं, एक अंदर जो बीमारी पनपती है उसका। बट बेसलाइन जो सडन कार्डियक डेथ्स होते हैं, उसके पीछे एक सबस्ट्रेट हार्ट के अंदर रहता है, जो किसी वजह से डायग्नोज नहीं हो पाया। और उसका मैं बहुत बड़ा रीजन, आई थिंक if this program has to get a message to all the organizers or all the sports person, the message should be very discreet. जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं, जो प्लेयर्स हैं, जो खेलते हैं, प्लीज उनके लिए एक प्रोटोकोलाइज्ड रेगुलेशंस होना चाहिए कि वो उस स्पोर्ट्स में जाने से पहले उनका एक अच्छे से पूरा कार्डियक स्क्रीनिंग, रादर पूरा बॉडी चेकअप होना जरूरी हो, जिसमें ये डॉक्टर कपूर, डॉक्टर रजनीश, आप तक उस समय मेरी बात नहीं पहुंची थी कि ये वो प्लेयर्स थे ही नहीं। ये तो हम जैसे रोजमर्रा में छोटा मोटा खेल खेल लेते हैं ना, जैसे आप लोग भी कहते हैं कि भाई थोड़ा एक्सरसाइज कीजिए थोड़ा, ये वो लोग थे, ये प्रोफेशनल प्लेयर्स नहीं थे। लेकिन अगर इनके साथ भी ऐसा हो रहा है तो बात चिंता की। बिल्कुल, वो अलग चीज है, बट यस, इसके पीछे कारण डॉक्टर अपर्णा ने बड़े अच्छे से समझाया। बहुत सारी डिजीजेस हैं जो हार्ट मसल डिजीजेस हैं, जो मेजरली बहुत ज्यादा टाइम कंसील्ड रहती हैं, वो क्योंकि वो किसी डॉक्टर के पास नहीं जा रहे, तो पता ही नहीं चलता। तो अब इसमें अगला महत्वपूर्ण सवाल यह है डॉक्टर अपर्णा कि क्या होता कि इन लोगों की जान बचाई जा सकती थी? क्या मौके पे कुछ ऐसा किया जा सकता था कि इनकी जान बचती? पहले तो हम फिर भी ये सुनते थे हार्ट अटैक आया, पहला दूसरा तीसरा, आजकल तो सीधा एक ही बार में जो होता है कि वो फाइनल एक डेथ ही हो जाती है। और दूसरा कि क्या इन्होंने कोई ऐसा डायग्नोस कराया होता पहले, जो कोई और करा ले उसे लगता है कि भाई मुझे करा लेना चाहिए, तो क्या वो एक दो चीजें होती कि अगर वो हो गई होती तो शायद इन लोगों को बचाया जा सकता था? आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। सबसे पहली बात और सबसे अहम बात, अगर आपको रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे कि फैमिली हिस्ट्री है हाइपरटेंशन, डायबिटीज, डिसलिपिडीमिया, अर्ली हार्ट डिजीजेस की, आपको अटेंशन देना चाहिए, अपने टेस्ट टाइम पे करवाने चाहिए, अपने कार्डियोलॉजिस्ट से बात करनी चाहिए। अगर आपको किसी प्रकार के सिम्टम्स आते हैं जो आपको लगता है कि हार्ट से जुड़े हो सकते हैं, आपको उसको मेडिकल अटेंशन देना चाहिए। सो सबसे अहम है अपने कार्डियोलॉजिस्ट या अपने डॉक्टर से आप कनेक्ट करिए और अपने लाइफस्टाइल को अच्छा करिए। बट उससे भी ज्यादा जरूरी जो आपने अहम बात उठाई, क्या कुछ हो सकता था ताकि ये बच पाते? यस, अगर हम सब कम्युनिटी में एक अवेयरनेस लेकर आएंगे अबाउट कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, देयर इज ए चांस कि हम इन यंग लाइफ को शायद बचा सकते। और इस मौके पर मैं आपको थैंक्स भी करना चाहती हूँ कि हम कई बार इसके बारे में आए हैं और बात कर चुके हैं। कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन इज अ टेक्निक जो हम सबको सीखना चाहिए। किसी को नहीं मालूम कब वो कामयाब हो और हमारे ही फैमिली मेंबर के पास हो। एक सेकंड में मैं बताना चाहूंगी कि अपने दोनों हाथों को क्लैस्प करना चाहिए, सीधा रखना चाहिए, पेशेंट की छाती पर मिडल रखना चाहिए एंड क्विक कंप्रेशंस देने चाहिए 100 से 120 बार पर मिनट, ताकि उनकी सेंटर बोन 2 से 2.5 सेंटीमीटर मूव हो। इसको हम कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन कहते हैं। और क्विकली एम्बुलेंस को बुलाना चाहिए, बाई स्टैंडर्ड्स को, ताकि हम पेशेंट को इमीडिएट एक्सेस दे सके। जैसे कि मैंने समझाया कि जो डेनमार्क का कैप्टन था, he was saved out despite having sudden cardiac arrest because immediate attention दिया गया, उसके फ्रेंड्स ने CPR स्टार्ट किया। सो हम सबको अपने ऊपर जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि अगर रिस्क फैक्टर्स है हम उसके लिए इलाज करवाएं, डॉक्टर से बात करें और बाई स्टैंडर्ड्स को समझना चाहिए व्हाट इज CPR और मेहनत करनी चाहिए कि हम थोड़ा सा उसको समझें। CPR भी एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है। मैं तो सोचता हूं कि किसी दिन अलग से हम दोनों ही मेहमानों को बुला के सिर्फ CPR पे ही बात कर लेंगे कि उसको कैसे समझें, कैसे किया जाए। हो सकता है उससे बहुत सारी जानें बचाने में कामयाबी मिले हमें। एक छोटा मुझे ब्रेक यहाँ पर लेना होगा, लेकिन ब्रेक के बाद कुछ और अहम सवाल रहेंगे कि आप कैसे पहचानेंगे कि आपके दिल की सेहत कैसी है।
क्या जाके आपको कार्डियोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए, उनसे क्या सवाल पूछने चाहिए, वो कौन से टेस्ट हो सकते हैं जिसके द्वारा आप वो पहचान सकते हैं, और वो कौन से सिम्टम हो सकते हैं। और फिर एक अहम सवाल ये भी कि आपको अपने दिल को हेल्दी रखने के लिए एक जनरल गाइडलाइन क्या होनी चाहिए कि आप वो चीज़ें तो एटलीस्ट कीजिए इस माहौल में जहाँ स्ट्रेस भी है, पॉल्यूशन है और तमाम दूसरी चीज़ें हैं। तो ये 2-3 अहम सवाल इस छोटे से ब्रेक के बाद। में आज हम बातचीत करने वाले हैं देश की ना केवल बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी टू व्हीलर कंपनी हीरो मोटोकॉर्प के बारे में। दरअसल इस कंपनी की शुरुआत तो आज से 66 साल पहले शुरू हुई थी, और जब ये शुरुआत हुई थी तब ये कंपनी साइकिल के कारोबार में कामकाज करती थी और एक समय में देश की सबसे बड़ी साइकिल मैन्युफैक्चरर के तौर पर भी इसका नाम शुमार होता था। तो वहाँ से जर्नी शुरू हुई और धीरे धीरे करके हीरो मोटोकॉर्प ने बाइसिकल से आप मोटरसाइकिल की तरफ फोरे करते हुए दिखाई पड़े। कोई इंटरेस्टिंग अगर आंकड़ों की बात की जाए तो हीरो मोटोकॉर्प दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर है और करीब करीब 40 से ज़्यादा देशों में इस कंपनी का कामकाज है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि दुनिया भर में जितनी भी टू व्हीलर मोटरसाइकिल्स आप देख रहे हैं उसमें से आधी की जिम्मेदार हीरो मोटोकॉर्प है। तो इस तरह का लार्ज स्केल इनके एक्सपोर्ट्स को लेकर या इनके प्रोडक्शन को लेकर आप देख रहे हैं। साथ ही साथ एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि कई साल पहले जब हीरो और होंडा का एक जेवी हुआ था तो दरअसल हीरो ग्रुप ये जेवी करना चाहता था टू व्हीलर स्कूटर्स को लेकर, लेकिन होंडा ग्रुप ने एक सरप्राइज के तौर पे उन्हें मोटरसाइकिल बनाने के लिए कहा और तब हीरो ग्रुप ने उस चुनौती को एक्सेप्ट किया, ना केवल बल्कि सक्सेसफुली उसे एग्जीक्यूट भी किया। और साथ ही साथ उसी साल होंडा ग्रुप ने एक टाई अप और किया, वो टाई अप था स्कूटर को लेकर और वो टाई अप हुआ था किर्लोस्कर ग्रुप के साथ, जिसके बाद देश को एक किर्लोस्कर की काइनेटिक होंडा के नाम से एक स्कूटर भी मिली थी। तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट हीरो होंडा के जेवी को लेकर भी। कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट की अगर बात की जाए तो हीरो पहली कंपनी थी देश की जिसने 4 स्ट्रोक बाइक लॉन्च की थी। और सबको CD100 तो याद होगी ही, लेकिन CD100 से पहले एक हीरो मोटोकॉर्प ने CD90 भी लॉन्च की थी। और एक समय पे हीरो ग्रुप के जो चेयरमैन थे उन्होंने ये भी बेट किया था कि वो 100 किलोमीटर पर लीटर के एक इंजन के ऊपर भी कामकाज कर रहा है। हालांकि धीरे धीरे सेटलमेंट होते होते कहीं उन्होंने 70 से 80 किलोमीटर पर लीटर के आसपास तक का एक एवरेज वाला इंजन बनाने का भी एक कामकाज शुरू कर दिया। तो इस तरह का मार्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंपनी विद टाइम करती हुई आई है। अच्छा, इसके अलावा कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट की अगर बात की जाए तो हीरो मोटोकॉर्प करीब करीब 9500 टू व्हीलर प्रतिदिन बनाती है और साथ ही साथ हर करीब मिनट के तौर पे हर प्रति मिनट में रफली 7 मोटरसाइकिल हीरो मोटोकॉर्प की प्रोडक्शन लाइन से गुजरते हुए आपको दिखाई पड़ेंगी। तो जब हम बातचीत कर रहे हैं तो इस बातचीत के दौरान ही करीब करीब 21 हीरो मोटोकॉर्प की जो बाइक्स हैं वो आपको प्रोडक्शन लाइन से उतरते हुए दिखाई पड़ेंगी। इतना ही नहीं, हीरो मोटोकॉर्प का आईपीओ करीब करीब 37 साल पहले आया था। और एक इंटरेस्टिंग पार्ट ये भी है कि वो वैलेंटाइंस डे के दिन कंपनी का जो आईपीओ है वो खुला। बैक कंज्यूमर अड्डा में बात हो रही है खेल में हार्ट फेल। कुछ घटनाएं घटी पिछले हफ्ते जहां पर लोगों खेलते खेलते उन्हें हार्ट अटैक आ गया और अफसोस की बात कि उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। तो आज दिल की सेहत पर ही बात हो रही है। क्विकली कुछ और सवाल जवाब। डॉक्टर रजनीश, तो मान लीजिए कि कोई आए जिसको लगता है कि मुझे अपनी सेहत की जांच करवा लेनी चाहिए, अपने दिल की सेहत की, और जैसा अभी डॉक्टर पढ़ना ने भी कहा कि हो सकता है 85% चांसेस ये रहते हैं कि आपके आर्टरीज वगैरह ब्लॉक है, तो क्या है कि ECG में एक 2D इको में पता लग जाएगा कि किसी के साथ दिक्कत है दिल के साथ? क्या कराना चाहिए उसे? बिल्कुल। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दैट बिना ये सोचे भी वो किस एज ग्रुप का है, अगर रिस्क फैक्टर्स हैं तो पक्का ही कराना चाहिए। अगर रिस्क फैक्टर्स ना भी हों और उनको कोई स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना है तब भी बहुत बेसिक स्क्रीनिंग टेस्ट हैं। एक ECG, एक इकोकार्डियोग्राफी, प्रेफरेबली एक स्ट्रेस इकोकार्डियोग्राफी जिसमें ट्रेडमिल टेस्टिंग और इको को हम लोग कंबाइन करके देखते हैं। तो उससे बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं, सामने आ जाती हैं। ECG से हमें कुछ क्लू मिल सकते हैं, बट प्राइमरली इको से हमें पता चलता है कि कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम तो नहीं है हार्ट के साथ, हार्ट का फंक्शनिंग बिल्कुल नॉर्मल है या नहीं,
हार्ट के जो मसल की थिकनेस की हम बात कर रहे हैं, ऐसा कोई जेनेटिक डिजीज की संभावना तो नहीं है, वेल्व्स ठीक प्रकार से सब काम कर रहे हैं, ये सारा इंफॉर्मेशन हमें इकोकार्डियोग्राफी से मिल जाता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बियॉन्ड जो कॉर्नरी आर्टरी डिजीज है, जो बहुत प्रेवलेंट है हमारी सोसाइटी के अंदर, जो ब्लॉकेज बनते हैं, उसके लिए पहला स्क्रीनिंग टेस्ट जो होना चाहिए वो स्ट्रेस इकोकार्डियोग्राफी है, जिसमें टी ट्रेडमिल और इको को कंबाइन करके हम लोग देख सकते हैं कि रेस्टिंग लेवल पे जो हार्ट का फंक्शन था, क्या वो उतने ही एफिशिएंटली बढ़ रहा है जब वो पेशेंट स्ट्रेस पे जाता है, जब एक्सरसाइज करता है, नॉर्मल रूप से उसमें वृद्धि होती है, या कुछ प्रॉब्लम्स है, या हार्ट के कुछ एरियाज हैं जो डिसफंक्शन में चले जाते हैं स्ट्रेस के ऊपर। ये क्लूज हमें गाइड करते हैं कि हार्ट की नलियों के अंदर ब्लॉकेज पनप रहे हैं या नहीं उस स्पेसिफिक व्यक्ति के अंदर। अगर कुछ हमें ये शक होते हैं स्ट्रेस इकोकार्डियोग्राफी पे, स्ट्रेस टेस्ट के ऊपर, तब हम आगे बढ़ के उसका या तो सीटी कोरोनरी एंजियो कर सकते हैं या नॉर्मल एंजियोग्राफी जो कन्वेंशनल कोरोनरी एंजियोग्राफी है उसको हम प्लान कर सकते हैं, जिससे पता चल जाए क्या लेवल का ब्लॉकेज है, क्या उस लेवल के ब्लॉकेज से उस व्यक्ति को कुछ रिस्क है, अगर है तो उसको ट्रीट करना चाहिए। ये एक प्रोटोकॉल हम लोग फॉलो करते हैं हर व्यक्ति को स्क्रीन करने के लिए और उसका एक हार्ट का पूरा प्रॉपर प्लानिंग और ट्रीटमेंट करने के लिए। डॉक्टर रजनीश, आपने बहुत ही अच्छे से बता दिया कि किस लेवल पे क्या क्या अलग अलग टेस्ट हो सकते हैं और फिर वो आपके कार्डियोलॉजिस्ट डिसाइड करेंगे कि आपको फर्दर कौन से इन्वेस्टिगेशन चाहिए। डॉक्टर अपर्णा, अब इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि ठीक है, ये तो एक डॉक्टर के लेवल पे बात हुई, लेकिन आपको क्या करना चाहिए, वो बेसिक चीजें या कुछ स्पेशल चीजें अब उसमें और जुड़ जा रही जिससे आपकी जो हार्ट की सेहत है वो अच्छी रहे? ये हमें समझना है कि किसी भी उम्र में आप स्टार्ट करें। अगर जैसे हमारे अभी व्यूअर्स हैं, कोई 40 के होंगे, कोई 60 के होंगे, कोई 20 के होंगे, जो ओल्डर है वो सोच सकते हैं कि मुझे फायदा नहीं है, यंग सोच सकता है कि मुझे फायदा नहीं है। तो जो मैं बताने वाली हूँ दिस विल अप्लाई टू ऑल एजेस और इसके बेनिफिट्स हर एज पर आएंगे। तो हमें ये समझना है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज योर एक्सरसाइज। हमारे पास अक्सर पेशेंट्स आए कहते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे को टाइम नहीं है मेरे पास। ये नहीं सुन सकते हम, आप अपने लिए आधा पौना घंटा हर रोज जरूर निकालें। सो फर्स्ट थिंग इज दैट यू हैव टू स्टार्ट एक्सरसाइजिंग, सिंपल वॉक 30 to 40 मिनट्स, जिसमें कि आप कोशिश करिए 2.5 से 4 किलोमीटर कवर करने का। सेकेंड, आप देखिए आप क्या खा रहे हैं, कॉन्शियस ईटिंग, माइंडफुल ईटिंग करिए। यू मस्ट हैव फूड्स व्हिच आर लो इन सॉल्ट, लो इन शुगर, preferably lesser oil and lesser carbohydrates. Third, स्मोकिंग का हम ये नहीं कह सकते कि स्मोकिंग कम करिए, यू हैव टू क्विट स्मोकिंग। इररिस्पेक्टिव आप किस उम्र में है, जब भी आप स्मोकिंग क्विट करेंगे आपको उसका लाभ सिग्निफिकेंट रहेगा। फोर्थ, यू हैव टू एसेंशियली अंडरस्टैंड दैट अगर आपको ओबेसिटी है, आपको एक्सरसाइज करनी है ताकि आपकी ओबेसिटी कम हो जाए। फिफ्थ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने डॉक्टर से मिलिए ताकि आप अपने नंबर जाने। क्या नंबर? आपको जानना है कि मेरे को अपना ब्लड प्रेशर 120 और 80 तक लाने की कोशिश करनी है, मेरे को अपना ब्लड शुगर, फास्टिंग ब्लड शुगर 100-110 के नीचे रखना है, मुझे अपना टोटल कोलेस्ट्रॉल चेक कराना है और अपना एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, प्लीज याद रखिए एलडीएल कोलेस्ट्रॉल ऑल ऑफ अस शुड एम टू कीप लेस देन 140। जिनको हार्ट डिजीज हो चुकी है उनको और अग्रेसिव शुड कीप लेस देन 70। तो ये कुछ अंक हैं जो आपको जानने हैं, जिनके लिए आपको अपने डॉक्टर के पास जाना होगा। ये सिंपल सी चीजें हैं जो आपको हर रोज करनी है। इट कैन नॉट हैपन कि मैं 40 की उम्र पे होऊंगा फिर मैं एक्सरसाइज चालू करूंगा, नमक कम खाऊंगा, मीठा कम खाऊंगा। योगा हमको इंश्योर करना है, इट इज ए वेरी वेरी गुड वे ऑफ कंट्रोलिंग द सिंपैथेटिक एंड द पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो हमारे हार्ट को सप्लाई करता है। ये देखा गया है कि जो लोग योगा करते हैं उनकी हार्ट रेट्स आर मच बेटर कंट्रोल। तो यही कुछ सिंपल सी चीजें हैं जो हमको अपने डेली रूटीन में लानी है, नॉट जस्ट कि मैं स्टार्ट लेटर करूंगा। जी मैम, बिगिन टुडे।
राइट नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें आपने अभी बताई है कि ये चीज़ें करके और क्या छोड़ना है, क्या अपनाना है, और अब तो करना ही पड़ेगा। जिस तरह से हम रोज़मर्रा में ये सारी बातें सुन रहे हैं, क्योंकि अगर जान पे बनाएगी तो वो तो नहीं आप कर सकते हैं कि अपने हार्ट को या अपने शरीर को या अपनी जान को जोखिम में डालें। तो डॉक्टर साहब ने बता दिया, अगर आपको टेस्ट कराने हैं तो उनके क्या एक क्रम रहेगा, कैसे समझेंगे और क्या किस क्रोनोलॉजी में चलेगा, और साथ में डे टू डे में आपको अपने हार्ट के स्वास्थ्य के लिए क्या वो चीज़ें करनी है ताकि आपका दिल धड़कता रहे और बहुत अच्छी तरीके से धड़के, स्वस्थ रहे, ताकि आप भी उसी तरह चलते रहे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही, आज काफ़ी अच्छी और जागरूकता वाली बातें आपने बताया। आई होप कि आने वाले वक्त में इससे कई लोगों को फ़ायदा होगा, वो खुद स्वस्थ रहेंगे और उनका दिल भी स्वस्थ रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार।